हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका। और ये जनवरी 2022 का संस्करण है। ठीक है, अभी दिसंबर 2021 चल रहा है, लेकिन ये प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 का एक मंथ आगे आता है, उसका ये संस्करण है। तो चलिए इसके करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम से। मूव करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला टॉपिक है कि सीबीआई निदेशक व प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ाए जा सकेंगे। ये अध्यादेश जारी हुआ है। देखिए, सीबीआई के निदेशक हुए और प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी। ठीक है, देखा जाए तो नवंबर 2021 में 2 अध्यादेश जारी करके दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन सरकार ने किए, जिनके तहत सीबीआई निदेशक और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ाए जा सकेंगे। देखिए, अभी तक ऐसा था कि इनके जो कार्यकाल थे वो 2 वर्ष के रहते थे, और विशेष परिस्थिति में इन पदों के कार्यरत अधिकारी जो थे उनके कार्यकाल में 1-1 वर्ष की वृद्धि की जाती थी, और ये सरकार के द्वारा की जाती थी। ठीक है, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है, 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नियुक्ति जो होगी इन लोगों को वो 2 वर्ष के लिए ही की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इस अध्यादेश के चलते ही 1-1 वर्ष के 3 सेवा विस्तार दिए जा सकेंगे। ठीक है, पहले 1 दिए जाते थे, अब 3 दिए जा सकेंगे। और किसी भी स्थिति में इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, आईबी निदेशक व रॉ के सचिव के कार्यकाल में अब 2-2 वर्ष की वृद्धि संभव। देखा जाए तो 15 नवंबर 2021 को प्रशासनिक आदेश जारी किया गया, जिसमें गृह सचिव, रक्षा सचिव, आईबी निदेशक, रॉ के सचिव के कार्यकाल में उनके 2-2 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात 2-2 वर्ष तक की और वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इस आदेश के चलते जो उपयुक्त पद हैं उसके कार्यरत जो अधिकारी की जो अधिकतम जो सीमा थी वो 62 वर्ष थी, और उसके स्थान पर अब ये 64 वर्ष हो सकेंगे। ठीक है, और इस कार्यकाल में जो वृद्धि है एक्चुअली वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी। ठीक है, बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो ये 20 नवंबर को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वर्ष 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का वितरण किया गया। ठीक है, इसमें देखा जाए तो देश के जो सबसे स्वच्छ शहर है वो अभी भी इंदौर है, और ये मध्य प्रदेश का जो इंदौर है ये लगातार 5 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार पा रहा है। ठीक है, इसमें आगे देखें तो जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अगर देखा जाए तो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, दूसरा है सूरत और तीसरा है विजयवाड़ा। और इसमें सबसे आखिरी स्थान पे आता है कोटा, जो कि 48वें स्थान पे है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। फिर इसमें आगे देखें, फिर अगर 1 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले अगर शहरों में देखा जाए तो ये आता है आपको पहले स्थान पर नई दिल्ली, जो एनडीएमसी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर दूसरा आता है आपको अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में है। फिर तीसरे स्थान पे आपको तिरुपति, और सबसे निचले स्थान पर 372वें स्थान पर आपको आता है सासाराम, बिहार का सासाराम। ये 1 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों का स्वच्छता रैंकिंग है। फिर देखा जाए आपको 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में, तो ये तीनों स्थान जो है आपको महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र के वीटा पहले स्थान पे है, फिर लोनावाला दूसरे स्थान पर, और सासवड़ ये तीसरे स्थान पे, जहां 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में। फिर नेक्स्ट आता है कैंटोनमेंट बॉर्डर्स। कैंटोनमेंट बॉर्डर्स में जो स्वच्छता रैंकिंग है उसका अगर पुरस्कार देखें तो पहले स्थान पर आपको अहमदाबाद को दिया गया है, फिर दूसरे स्थान पर मेरठ कैंट को, और तीसरे स्थान पर दिल्ली कैंट को। फिर आपको आता है राज्यों के पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य में। तो पहला आपको छत्तीसगढ़, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट देखें 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य। 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्य में अगर देखा जाए तो स्वच्छतम आता है आपको झारखंड। ठीक है, फिर दूसरे स्थान पर आता है हरियाणा, और तीसरे स्थान पर
गोवा। ठीक है, देखिए 5 स्टार रेटिंग भी दी गई है, कुछ शहरों को यहाँ 5 स्टार रेटिंग दी गई है। उस पर आपको इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन, इन्हें 5 स्टार रेटिंग दी गई है इन शहरों को। और 3 स्टार रेटिंग जो है 143 शहरों को दी गई है 3 स्टार रेटिंग। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला नौसेना में शामिल। देखा जाए तो ये 25 नवंबर 2021 को देश में ही निर्मित जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है आईएनएस वेला, वो भारतीय नौसेना में शामिल हुई। देखिए आईएनएस वेला, अगर इनका नाम के बारे में देखा जाए तो इसका नामकरण जो है वो हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर किया गया है। ठीक है, अब देखा है इसका निर्माण, तो निर्माण जो है वो मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है और ये परियोजना 75 के तहत इसका निर्माण किया गया है। देखिए स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी उसमें भारत में ही निर्माण करनी थी और इसके लिए फ्रांस की जो कंपनी है, नौसैनिक कंपनी है डीएरएस, उसके साथ 2005 में समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था और 6 पनडुब्बी बनानी है, जिसमें से ये आपको वेला जो है वो चौथा है। ठीक है, अब देखा जाए इसमें इसमें पहला है आपको आईएनएस कलबरी। इसका जो जलावतरण हुआ था ये अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2015 में, और नौसेना में इसे शामिल किया गया था 14 दिसंबर 2017 को। फिर नेक्स्ट आता है आपको आईएनएस खंडेरी। आईएनएस खंडेरी जो है इसका जलावतरण हुआ आपको 12 जनवरी 2017 को और नौसेना में इसे शामिल किया गया था 28 सितंबर 2019 को। फिर नेक्स्ट आता है आईएनएस करंज। इसका जलावतरण हुआ 31 जनवरी 2018 को और नौसेना में शामिल हुआ 10 मार्च 2021 को। फिर अब आता है आईएनएस वेला। आईएनएस वेला का जलावतरण हो गया था 6 मई 2019 को और नौसेना में शामिल किया गया इसे 25 नवंबर 2021 को। आईएनएस वजीर जो है इसका 5वां होगा, जिसका जलावतरण कर दिया गया है 12 नवंबर 2020 को और इसे नौसेना में शामिल करने की संभावना है 2022 में। अब देखा जाए अगला है आईएनएस वागसीर। अभी इसे जलावतरण नहीं किया गया है। ठीक है, यह भी बन रहा है। देखिए यह जो जलावतरण पहले किया जाता है, एक्चुअली इसे समुद्र में जो परीक्षण होते हैं उन परीक्षणों के लिए इसको जलावतरण किया जाता है और जब सभी सक्सेस हो जाते हैं तब इसे शामिल किया जाता है नौसेना में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बने देव सहायम पिल्लई का निधन के 270 वर्ष बाद संत का दर्जा। तो देखा जाए तो ये 18वीं सदी में हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपनाया था। वेटिकन सिटी स्थित रोमन कैथोलिक चर्च की घोषणा के अनुसार 15 मई 2022 को पोप फ्रांसिस के द्वारा इन्हें संत का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, संत का दर्जा ये पाने वाले भारत के पहले आम आदमी होंगे। ठीक है, देखिए देव सहायम पिल्लई के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1712 को हुआ था कन्याकुमारी के नटलम में और ये हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था। बाद में इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। इनका जो मूल नाम है वो है नीलकांत पिल्लई और 1745 में ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका जो नाम हुआ वो हुआ लेजारूस और जिसका अर्थ होता है देव सहायम, मतलब देवों की सहायता करना। देखिए इसकी मृत्यु जो हुई, इनकी मृत्यु हुई थी 14 जनवरी 1752 को। इन्हें गोली मार दी गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि मध्य प्रदेश के पाताल रानी और उत्तर प्रदेश के दांदूपुर स्टेशन, इनके नामों में परिवर्तन किया गया है। दांदूपुर स्टेशन के बारे में अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी रेल खंड पर स्थित है और इनका जो नाम चेंज किया गया है, अब किया गया है माँ बाराही देवी धाम। ठीक है, और ये नाम जो है वो 25 नवंबर 2021 से प्रभावी हो गया है। ठीक है, 25 नवंबर 2021 से प्रभावी हुआ। फिर नेक्स्ट आपको पाताल पानी। पाताल पानी जो है वो आपको मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर इसका किया गया है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है टांटिया भील के नाम पर करने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की है।
देखा जाए तो जो टांटिया भील थे वो इंडियन रॉबिन हुड के रूप में विख्यात थे। अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाते थे। ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी के आदिवासी, ये जो टांटिया भील हैं, उनको मारकर पाताल पानी के जंगलों में फेंक दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन किया गया। देखिए 13 नवंबर 2021 को जो 100 करोड़ की लागत से पीपीपी मोड में नवनिर्मित हबीबगंज रेलवे, जो कि मध्य प्रदेश में है, और अब इसका नाम जो है वो रानी कमलापति स्टेशन किया गया। यह पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां एयरपोर्ट की तरह विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड स्टेशन है। देखिए देखिए ये गोंड जनजाति की थी। 18वीं शताब्दी की रानी कमलापति जो गोंड साम्राज्य की अंतिम शासक थी, उन्हीं के नाम पे रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया। ठीक है, देखिए हबीबगंज, पाताल रानी, दोंदुपुर रेलवे स्टेशन के नामों में परिवर्तन से पहले भी अगर देखा जाए तो फैजाबाद, इलाहाबाद, मुगलसराय रेलवे स्टेशन, इनके नाम भी बदले जा चुके हैं। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम किया गया था अयोध्या कैंट 2 नवंबर 2021 को। फिर इलाहाबाद जंक्शन का नाम कर दिया गया प्रयागराज जंक्शन। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम किया गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर करने की मांग अभी चल रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। ठीक है, देखा जाए तो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन की तिथि है वो 20 से 28 नवंबर 2021 है। ठीक है, और ये गोवा में हुआ। फिर महोत्सव का जो उद्घाटन फिल्म था वो था द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। इसके निर्देशक थे कार्लोस सौरा। फिर महोत्सव की समापन फिल्म जो थी उसका नाम है अ हीरो, निर्देशक असागर फरहादी। फोकस कंट्री इसमें आपको ब्रिक्स के 5 कंट्री थे। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के जो अध्यक्ष थे वो थे रक्षण बनियत मड, जो कि ईरान के थे। फिल्म पुरस्कार के साथ ही दी जाने वाली जो ट्रॉफी है वो स्वर्ण मयूर और रजत मयूर होते हैं। ठीक है, देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसमें स्वर्ण मयूर दिया जाता है उसे दिया गया है रिंग वार्डरिंग को। ठीक है, निर्देशक थे मसाकाजु कोनोका। इन्हें पुरस्कार में 40 लाख रुपए दी गई। ठीक है, फिर आपको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सेविंग वन हु बॉयज डेड के निर्देशन हेतु वाकलाव कांद्रका को दिया गया है, ये 15 लाख रुपए का इनाम। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र जोशी, जो कि मराठी फिल्म गोदावरी की भूमिका हेतु इन्हें दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जितेंद्र जोशी को। फिर नेक्स्ट है आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जो कि एंजेलो मोलिना है, स्पेनिश फिल्म शार्लेट की भूमिका के लिए। फिर ज्यूरी का विशेष पुरस्कार जो है वो निखिल महाजन, निर्देशक फिल्म गोदावरी जो कि भारत में निर्मित है, उसे दिया गया है। ठीक है, और अभिनेत्री रेनाटा कार्वोहोला को, जो कि ब्राजील फिल्म की द फर्स्ट फॉलन के लिए दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपको किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, मतलब बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ये दिया गया है जहोरी को, जिसके निर्देशक मारी अलेसांद्रिनी है। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये दिया गया है हेमा मालिनी और प्रसून्न जोशी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 ग्लासगो में संपन्न हुआ। देखा जाए तो ये 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संपन्न हुआ है। 14 दिन तक चले इस सम्मेलन में 2 दिन, जो पहला 2 दिन रहा 1 नवंबर और 2 नवंबर को, वो शिखर बैठक हुई, और 11 दिन तक वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और अन्य प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े विभिन्न मुद्दों और कार्बन उत्सर्जन में कटौती, ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर में मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने आदि पर विचार मंथन हुआ।
ठीक है। 120 देशों के शासन प्रमुख सहित कुल 157 देशों के लगभग 25,000 प्रतिनिधि इसमें भागीदार रहे। ठीक है। देखिए इसमें और था कि विभिन्न शासन प्रमुख के जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनेक वादे इस शिखर सम्मेलन में हुए थे। जैसे कि 100 से अधिक देशों जिनका कुल वन क्षेत्र जो है वो 85% हिस्सा है, 2030 तक वनों की कटाई बंद करना। फिर अन्य 105 देश के ग्रीन हाउस गैस में एक मीथेन का उत्सर्जन इस दशक के अंत तक 30% कम करना, या फिर नेट जीरो का लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है। और इसके वादे जो है इस सम्मेलन में किए गए। फिर इसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सम्मेलन में अपनी नेशनल स्टेटमेंट के तहत 5 महत्वपूर्ण वादे किए हैं। उसे देखा जाए तो उसमें पहला है कि भारत में गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जो है, मतलब कि नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जो है, उसको 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। फिर आपको 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करनी है। फिर नेक्स्ट है कि कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी लाना है। फिर चौथा है अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करना, तथा जो पांचवा है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन अर्थात कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है। ये भारत के नरेंद्र मोदी जी ने अपने वादे किए। फिर देखा जाए तो शिखर सम्मेलन की जो अगले दिन एक्सेलरेटिंग क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर बल श्री मोदी ने दिया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना। देखा जाए तो 10 नवंबर 2021 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो कॉप 26 जलवायु सम्मेलन हुई थी, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी में इसमें जुड़े फ्रेमवर्क समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर किया। ठीक है। सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बनने का ये औपचारिक हस्ताक्षर किया है अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने। ठीक है। इस गठबंधन की शुरुआत जो है वो वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रांसिस ओलांदे ने की। ठीक है। देखा जाए तो फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए अमेरिकी दूत जो जॉन कैरी हैं, उन्होंने ये आशा व्यक्त की कि ये गठबंधन विश्व को ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत प्रदान करने को प्रेरित करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मिसाइल परीक्षण के तहत रूस ने अंतरिक्ष में अपना ही एक पुराना उपग्रह नष्ट किया। देखा जाए तो 15 नवंबर 2021 को रूस ने अंतरिक्ष में स्थित अपने ही एक पुराने निष्क्रिय उपग्रह जिसका नाम था कॉस्मोस 1408 उसको नष्ट कर दिया, और मिसाइल प्रहार से लक्षित जो उपग्रह था वो विखंडित हो गया और मलबा जो है वो अंतरिक्ष में ही फैल गया। अमेरिका ने इसकी निंदा की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रह रहे जो 7 अंतरिक्ष यात्री हैं, इस वजह से उन्हें कैप्सूल में शरण लेनी पड़ी। ठीक है। जो 7 अंतरिक्ष यात्री हैं उसमें से आपको 4 अमेरिका के हैं, 2 रूस के और 1 जर्मनी के हैं। ठीक है। और मलबे जो पास से गुजरने लगे तो अंतरिक्ष यात्रियों ने कैप्सूल में शरण ले ली थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद नई दिल्ली में संपन्न। देखा जाए तो 10 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की और ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है। सम्मेलन का जो नाम था उसे दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद मतलब दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग दिया गया। और इस संवाद में भाग लिया था किन किन देशों ने, तो ये भारत, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है। ये सभी कंट्री यानी ये 8 कंट्री ने भाग लिया था इस संवाद में। इसमें देखा जाए तो निमंत्रण भेजा गया था चीन और पाकिस्तान को भी।
लेकिन इन दोनों कंट्रियों ने इससे दूरी बनाए रखी। ठीक है, फिर है कि अफगानिस्तान में स्थिरता, जो अस्थिरता है, उस दौर से पैदा हो रहे जो सुरक्षा चिंता के समाधान, वो इसके दुष्प्रभावों से अपने देश के हितों की सुरक्षा पर विचार इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अफगानिस्तान की धरती जो है आपको आतंकवादियों को पनाह एवं प्रशिक्षण देने तथा आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने के इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। और आतंकवाद, नशीले पदार्थ की तस्करी पर, जो सीमा पार से घुसपैठ और समुद्री मार्गों से बढ़ते हुए खतरों पर चर्चा भी इस सम्मेलन में की गई। ठीक है, फिर इसमें है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता में हस्तक्षेप न करने एवं प्रादेशिक सुरक्षा की बात भी घोषणा पत्र में स्वीकार की गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंजीन्यूटी। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर ने नवंबर 2021 तक मंगल ग्रह पर 15 उड़ानें संपन्न की। देखा जाए तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल मिशन 2000 के तहत फरवरी 2021 को मंगल पर उतरे 6 पहिया वाला परसेवरेंस रोवर के साथ एक छोटा इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। ठीक है, और इस हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर 4 उड़ान के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये नवंबर 2021 तक 15 सफल उड़ानें इसने संपन्न कर ली, जिसमें इसने पहली उड़ान जो है मंगल ग्रह पर 19 अप्रैल 2021 को की थी। ठीक है, और देखा जाए इसमें आगे तो इसके साथ इंजीन्यूटी पृथ्वी के बाहर किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर बन गया। ठीक है, ये पहला हेलीकॉप्टर है जो किसी अन्य ग्रह पर, मतलब अपना धरती को छोड़कर, अर्थ को छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉइड का मार्ग बदलने के लिए नासा का डार्ट मिशन। तो ये 24 नवंबर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स कंपनी का एक रॉकेट, जिसका नाम है डार्ट, मतलब डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, अंतरिक्ष में भेजा गया। इसका लक्ष्य जो है वो 2500 फुट चौड़ा डिडीमॉस नाम का एक बड़ा एस्टेरॉइड के चारों ओर चक्कर लगा रहे 525 फीट का डाइमॉर्फस जो है नाम का एक एस्टेरॉइड है, और इसका मार्ग को परिवर्तन करना इसका मेन लक्ष्य है। कहने का मतलब ये है कि इनकेस फ्यूचर में जब कोई उपग्रह या जब कोई इस तरह का एस्टेरॉइड जब पृथ्वी की ओर बढ़ेगा, तो उसका मार्ग को चेंज करने के लिए, मतलब उसको डाइवर्ट करके अर्थ से दूर ढकेलने के लिए इसको टेस्ट किया गया। ठीक है, अब देखा जाए तो दोनों एस्टेरॉइड जो है, मतलब कि डिडीमॉस और डाइमॉर्फस, ये दोनों जो है वो सूर्य की चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, और नासा का जो डार्ट मिशन, वो डाइमॉर्फस को टक्कर देकर उसके मार्ग को बदलेगा। ठीक है, और ये टक्कर जब देगा उसको, तो उसमें पृथ्वी से इसकी दूरी जो होगी वो लगभग 1.1 करोड़ किलोमीटर होगी। ठीक है, और डार्ट का गति जो होगा उस समय वो होगा 15,000 मील प्रति घंटा। ठीक है, और इस मिशन में जो खर्च आ रहा है वो है 32.4 करोड़ डॉलर। ठीक है, ये अनुमानित राशि है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को दोनों देशों की रणनीतिक वार्ता में सहमति। तो देखा जाए तो 6 नवंबर 2021 को फ्रांस के साथ भारत की 35वीं वार्षिक रणनीतिक वार्ता हुई, और इस वार्ता का रक्षा सहयोग वृद्धि के लिए संपन्न हुआ, और ये पेरिस में संपन्न हुआ। ठीक है, फिर देखा जाए तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। फिर फ्रांस की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया उन्होंने, वो थे इमैनुअल बोन, ये राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार हैं। ठीक है, अब वार्ता की मुख्य बातें जो शामिल अगर हैं तो देखा जाए तो इसमें आतंकी खतरों और अंतर्राष्ट्रीय हितों के कई अन्य मुद्दे हैं। फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर चर्चा हुई इसमें, और आपसी रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए गुप्त सूचनाएं साझा करने, आपसी क्षमता का विस्तार करने, सैन्य अभ्यास का दायरा बढ़ाने तथा अंतरिक्ष, नौवहन एवं साइबर क्षेत्र में
नई पहलों के जरिए सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने में इसमें सहमति हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका व चीन की शिखर वार्ता। देखा जाए तो ये 15 नवंबर 2021 को अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच ये शिखर वार्ता हुई और ये वर्चुअल तरीके से हुई। इस वार्ता में उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, तिब्बत, हांगकांग, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति के अतिरिक्त कोविड-19 महामारी, वैश्विक ऊर्जा बाजार, व्यापार एवं सैन्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई है। ठीक है, ये जो मीटिंग थी वो 3 घंटे 24 मिनट तक चला। ठीक है, 2 दौर में ये संपन्न हुआ था, 3 घंटे 24 मिनट में। आपसी मतभेद के चलते इन मुद्दों पर देखा जाए तो दोनों कभी कभी गर्म हुए, कभी नरम हुए। माहौल इसमें बना रहा था गर्म नरम का। अनसुलझे मुद्दे पर सहमति वार्ता में नहीं बन सकी। फिर आपको मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर कहा जाए तो चीन की राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ अमेरिकी जो हैं वो चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये हरकत जो है वो आग से खेलने के समान है, जो भी आग से खेलेगा वो जल जाएगा, ऐसा चीन के राष्ट्रपति ने कहा। ठीक है, फिर व्यापार के मुद्दे पर जो बाइडेन ने पूर्व में हुए समझौते, मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप थे उस समय जो हुए समझौते थे उनका स्मरण कराया, जिसके तहत चीन 200 अरब डॉलर की अमेरिकी सामग्री और सेवाओं के आयात के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए पहले ही क्वाड और बाद में ऑकस का गठन अमेरिका ने अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर किया है। इससे भी चीन काफी बौखलाया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट के पश्चात अब नया ओमिक्रॉन वेरिएंट का दहशत। तो देखिए नवंबर 2021 में कोरोना का एक नया वेरिएंट आया जिसका नाम है ओमिक्रॉन, और ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था। ठीक है, उसके बाद आपको बोत्सवाना, ब्राजील, चीन, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में इसके मामले सामने आए। WHO के अनुसार अगर देखा जाए तो इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया गया है। आरंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। भारत में एयर बबल और अन्य समझौते के तहत आ रही 2 उड़ानें ही फिलहाल संचालित हैं। ठीक है, और जो हर घर दस्तक अभियान था जो नवंबर 2021 के अंत तक के लिए शुरू किया गया था, अब इसको दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, हर घर दस्तक अभियान में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो भी लोग छूट गए हैं, जिनको कोविड का जो टीका है उसका डोज नहीं लगा है, उन्हें ये डोज लगानी है। और या फिर वो लोग जिनको एक डोज लगा है और दूसरा डोज उन्होंने नहीं लिया है, उन्हें भी ये डोज देनी है। यह है हर घर दस्तक अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है देश में सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। तो देखा जाए तो ये 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया सुल्तानपुर से। ठीक है, एक्सप्रेसवे का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया गया वो सुल्तानपुर से किया गया। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर का है, ये बनकर रेडी है। और इसमें जो लागत आई है वो है 22,400 करोड़। ये 22,400 करोड़। फिर अगर देखा जाए तो बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ व मऊ, और अब जो है वो लखनऊ और गाजीपुर को इससे जुड़ेगा। फिर देखा जाए तो वायुसेना की जो सुखाई 300, मिराज 2000 जैसे विमान जो है वो एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन इन्होंने किया था। ठीक है, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग और टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों का हुआ है। ठीक है, लैंडिंग और टेक ऑफ। इसमें अगर पहला लैंडिंग हुआ था आपको 2015 में यमुना एक्सप्रेसवे पर, फिर उसके बाद 2020 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ था, और अब ये हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर।
फिर अगर देखा जाए तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी बन रही है, जिसका निर्माण चल रहा है, मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। इसकी जो लंबाई होगी वो 1350 किलोमीटर होगी। फिर आपको मेरठ प्रयागराज के बीच 994 किलोमीटर लंबा गंगा का जो एक्सप्रेसवे है, मतलब गंगा एक्सप्रेसवे, वो 2022 तक पूरा होने की संभावना है। जब तक ये दोनों बन नहीं जाते तब तक भारत का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वो एक्सप्रेसवे जो है वो लखनऊ से गाजीपुर का है, 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, बाद में जब बन जाएगा तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नोएडा में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास। तो देखा जाए तो 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर नोएडा में जेवर में बनने वाले जो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसको प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया। और ये 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किंग फहद एयरपोर्ट जो कि सऊदी अरब में है, फिर डेनवर और डलास अमेरिका में है, और दुनिया का ये चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये होगा। और इस परियोजना को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। 1.2 करोड़ यात्रियों की सालाना क्षमता वाला ये जो पहला चरण इसका होगा वो 29 सितंबर 2024 तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, 4 चरण में पूरा होने वाला है। पहला चरण आपको 29 सितंबर 2024 तक शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। तो देखिए ये आरबीआई रिटेल जो डायरेक्ट योजना है 12 नवंबर 2021 को छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति में निवेश को आसान अवसर प्रदान करने के लिए है। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से। फिर खुदरा निवेशक के लिए केंद्र और राज्य द्वारा जो जारी सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे ही निवेश कर सकेंगे। इस योजना के परिपक्वता लाभ भी सीधे अपने बचत खाते में प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति खाता मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट होना अनिवार्य होगा और उन्हें ये ऑनलाइन ही खोलना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि मार्च 2022 तक बढ़ाई गई। तो देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्च 2020 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और मार्च 2022 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब एनएफएसए के तहत आने वाली जो 80 करोड़ जनसंख्या है उसको 5 किलोग्राम अनाज जिसमें गेहूं चावल प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, फिर आपको है 5वें चरण पर ये योजना जो है दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक लागू रहेगी। और इस चरण के लिए जो खाद्यान्न का कुल उठान होगा वो 163 लाख टन होने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं की संख्या अब पुरुषों से अधिक है। कुल प्रजननता दर 2.1 से कम। ठीक है, देखिए तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के परिणामों में देश में महिलाओं की संख्या अब पुरुषों से अधिक हो गई है। ठीक है, देखा जाए तो 2019 से 21 में 2 चरण में कराए गए इस सर्वेक्षण में देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या पाई है वो 1020 पाई गई है। प्रति 1000 पे 1020। अब देखा जाए तो 2015-16 में जो था वो प्रति 1000 पुरुषों पे 991 आकलित की गई थी महिलाओं की संख्या, और अभी 1020 आकलित की जा रही है। फिर देखा जाए तो कुछ अन्य राज्य जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। ठीक है, महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुष से अगर कम है तो उसमें आपको आता है गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब। और कुछ केंद्र शासित क्षेत्र हैं जैसे कि चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान निकोबार, दादर और नागर हवेली और लद्दाख। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो जो लिंग अनुपात अगर देखेंगे शहर
में, शहर की तुलना में अगर गांव में देखा जाए तो गांव का बेहतर है लिंग अनुपात, शहर का कम है लेकिन गांव का बेहतर है। फिर अगर गांव का जो लिंग अनुपात देखें महिला और पुरुष का, तो गांव में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं और शहरों में 1000 पुरुष पर 985 महिलाएं हैं। ठीक है, इसलिए गांव का लिंग अनुपात बेहतर है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश राज्य जहां केंद्र शासित क्षेत्र में कुल प्रजनन दर 2.1 से कम है, टीएफआर 2.1 मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 होने से जनसंख्या स्थिरता की स्थिति मानी जाती है। ठीक है, अब देखा जाए तो केवल 5 राज्य हैं जहां 2 से अधिक है, जैसे कि बिहार, मेघालय, मणिपुर, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, 78.6% महिलाएं अपना बैंक खाता ऑपरेट कर रही हैं अभी, और जो कि 2015-16 में मात्र 53% थी, अभी 78.3% हो गई। फिर 43.3% महिलाएं के पास प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पर है ही, और ये 38.4% था। फिर आपको देखते हैं यहाँ पर कुछ चुनिंदा राज्य जहां लिंग अनुपात कुल प्रजनन दर के अनुसार, कहने का मतलब यहाँ है कि लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं दी गई है और कुल प्रजनन दर यहाँ पे दिया गया है। देखा जाए तो बिहार में कुल 1090 महिलाएं हैं, ठीक है, और 1000 पुरुषों पर। फिर तेलंगाना में आपको 1049 है, ठीक है, महिलाओं की रेशियो। उसी तरह से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 215, हरियाणा में 926 जो रेशियो है प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 2021-22 में चीनी उत्पादन 350 लाख टन रहने का चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का पूर्वानुमान। तो देखा जाए तो वर्ष 2021-22 में जो अक्टूबर सितंबर का माह है, उस समय जो चीनी उत्पादन 305 लाख टन रहने का चीनी उत्पादकों का संघ जो है उसका अग्रिम अनुमान है। मतलब इस्मा का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन। ठीक है, इसमें वर्ष 2020-21 का जो मतलब अक्टूबर सितंबर अगर देखें हम लोग 20 और 21 का मतलब पिछले वर्ष का, तो ये 311.81 लाख टन था। इस बार 305 है। क्यों? तो इसमें से 34 लाख टन चीनी जो है उसका इस्तेमाल होगा एथेनॉल में। ठीक है, फिर आपको इस वर्ष चीनी उत्पादकों में जो शीर्ष 3 राज्य हैं, तो उसमें पहले स्थान पे आपको महाराष्ट्र चीनी उत्पाद में 123 अनुमानित है इस साल, और दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया आपको 113.5 लाख टन। ठीक है, और कर्नाटका 49.5 लाख टन। ठीक है, और जो सभी शेष राज्य बच गए हैं उनको मिलाकर 53.1 लाख टन। ठीक है, ये ईस्मा का अनुमान है। नेक्स्ट है नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो देखा जाए तो विभिन्न राज्यों का निर्धनता आकलन किया गया। इसमें 3 क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े इसमें 12 सूचकांकों के आधार पर किया गया। इन 3 क्षेत्र के 12 सूचकांकों के आधार पर, तो ये 12 सूचकांक अगर देखा जाए तो इसमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, पढ़ाई के वर्ष, स्कूल में स्थिति, सफाई, पेयजल, बिजली, घर, संपत्ति और बैंक खाते, इन सभी का आकलन शामिल है। ठीक है, अब देखा जाए निर्धन राज्यों में, तो इस आंकड़े में पहला स्थान आता है बिहार का, जहां 51.91% है कुल जनसंख्या। निर्धनता जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखा जाए तो 51.91% बिहार में। फिर दूसरे स्थान पर आ गया आपको झारखंड, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे मध्य प्रदेश, 5वें पे मेघालय। इसी तरह से सबसे आखिरी स्थान पे आता है आपको केरल, जिसका मान है 0.71%। ठीक है, मतलब 1% भी लोग निर्धनता के नीचे नहीं है, 0.71% है। फिर इसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो निर्धनता में सबसे आगे है दादर एवं नागर हवेली, जिसमें 27.36% है। ठीक है,
फिर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको 12.58%, उस तरह दमन और दीव 6.82%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न। तो देखा जाए तो ये 14 से 27 नवंबर को हुआ था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ITPO के द्वारा। और ये भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संपन्न हुआ। अब देखिए इसमें जो थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, और इसके जो पार्टनर स्टेट हैं, साझेदारी राज्य, वो है बिहार। फिर साझेदारी देश जो है यानी कंट्री वो है बांग्लादेश, फोकस कंट्री है अफगानिस्तान और ईरान। फिर 2022 में मेले का जो थीम होगा वो होगा वोकल फॉर लोकल, लोकल टू गो ग्लोबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2021-22 में दूसरी तिमाही मतलब जुलाई से सितंबर में GDP का जो आंकड़ा है CSO के द्वारा वो रहा वृद्धि के साथ 8.4%। भारत का GDP 8.4% वृद्धि के साथ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 2020-21 में रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान में देखा जाए तो 2020-21 में जो कुल उत्पादन मिलियन टन में देखा जाए तो यह 331.05 मिलियन टन, मतलब कि करोड़ टन में अगर देखें तो 33.1 करोड़ टन। ठीक है, उसी तरह से इसमें जो हेक्टेयर के हिसाब से जो भूमि क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया वो है 27.59, मतलब 27.59 मिलियन हेक्टेयर में, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ये सारे मतलब 4.19% की वृद्धि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियों की ओर। तो पहला है आपको इंटरपोल के नए अध्यक्ष, तो ये बने हैं अहमद नासिर अल रईसी जो कि UAE के हैं। अहमद नासिर अल रईसी इंटरपोल के नए अध्यक्ष। फिर के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य निर्वाचित हुए हैं विमल पटेल, जो कि गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट राज्यसभा के नए महासचिव, तो ये हैं PC मोदी। नेक्स्ट है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सोम्बी सार्व अमेरिका के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है CISF के नए महानिदेशक, तो ये बने हैं सीलवर्धन सिंह। फिर नेक्स्ट है कि NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं अतुल करवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के नए महानिदेशक, तो ये बने हैं SN प्रधान। NCB के नए महानिदेशक SN प्रधान। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है यूक्रेन में भारत के नए राजदूत, तो ये बने हैं हर्ष कुमार जैन। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय मतलब ED के निदेशक के कार्यकाल में 1 वर्ष का पुनः वृद्धि किया गया है, वो है संजय कुमार मिश्र। ठीक है, ED के निदेशक हैं। फिर नेक्स्ट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं विवेक जौहरी। नेक्स्ट है कि नौसेना के अध्यक्ष, तो ये बने हैं एडमिरल R हरि कुमार। फिर है ट्विटर के नए CEO, तो ये हैं पराग अग्रवाल। और IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक P गोपीनाथ। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर नेक्स्ट है पुरस्कार सम्मान। पुरस्कार सम्मान में पहला है मिस अर्थ 2021। तो देखा जाए तो ये 21 नवंबर को प्रतियोगिता का फाइनल जो है वो वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ और भारत का प्रतिनिधित्व जो मिस अर्थ किए थे वो थी इंडिया की रश्मि माधुरी ने। ठीक है, मिस अर्थ इंडिया रश्मि माधुरी। फिर आपको मिस अर्थ जो बनी थी वो थी बेलीज की डेस्टिनी वैगनर। और मिस अर्थ वाटर जो बनी थी वो चिली की है रोबिना डेनिकल। फिर मिस अर्थ एयर जो है वो है मारिसा बटलर अमेरिका की। और मिस अर्थ फायर जो है वो है जरीरत पेट सोम जो कि थाईलैंड की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020। तो देखिए ये 13 नवंबर 2021 को अन्य राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ ही इन पुरस्कारों का वितरण भी राष्ट्रपति ने किया है। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है वो 4 श्रेणी में दिया जाता है। भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु,
रोमांच और जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और इसका जो पुरस्कार राशि है वो है 5-5 लाख रुपए। 7 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया है। पहली है इसमें सुश्री प्रियंका मंगेश मोहिते, जो कि एक पर्वतारोही है महाराष्ट्र की, और इसे भू साहस के कैटेगरी में दिया गया है। फिर भूमि साहस में एक और है जयप्रकाश कुमार, ये भी पर्वतारोही है झारखंड के। और भूमि साहस में ही एक और है कर्नल अमित बेस्ट, इन्हें दिया गया है, जो कि ये भी पर्वतारोही है उत्तराखंड के। फिर भूमि साहस में एक और है सुश्री शीतल, जो कि पर्वतारोही है उत्तराखंड की है। फिर नेक्स्ट है आपको श्रीकांत विश्वनाथ, ये लंबी दूरी के तैराक है कर्नाटका में, और ये जल साहस कैटेगरी में इन्हें दिया गया है। फिर नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धदवाल, जो कि स्काई डाइवर पंजाब के हैं, पंजाब साहस के लिए। फिर नेक्स्ट है आपको जय किसान, जय किसान है जो कि पर्वतारोही हैं, स्काई ड्राइवर हैं, दिल्ली के हैं, और इन्हें जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए इन्हें ये दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बैलन डियोर व अन्य पुरस्कार। तो देखिए बैलन डियोर पुरस्कार का जो विजेता है वो है लियोनेल मेसी। ठीक है, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और रिकॉर्ड 7वीं बार ये बैलन डियोर पुरस्कार जीत सके हैं, और ये जो है क्लब पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं। फिर नेक्स्ट है महिला फुटबॉलरों का बैलन डियोर फेमिनिन पुरस्कार, ये जीते हैं एलेक्सिया पुटेलास, जिसका क्लब है बार्सिलोना क्लब, और ये स्पेन के हैं। फिर नेक्स्ट है युवा जो है सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर, उसके लिए कोपा ट्रॉफी दिया गया है, वो दिया गया है पेड्री को। युवा ट्रॉफी वो दिया गया है पेड्री को, जिसका क्लब है बार्सिलोना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर के लिए यासीन ट्रॉफी जो है वो दिया गया है ज्ञान लुइगी को, ज्ञान लुइगी डोनारम्मा को, जो कि पेरिस सेंट जर्मन से खेलते हैं और ये इटली के रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है स्ट्राइकर ऑफ द ईयर बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर, तो ये रॉबर्ट लिवांडोव्स्की हैं, जो कि पोलैंड की राष्ट्रीय टीम के कप्तान है। फिर है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्लब यानी क्लब ऑफ द ईयर दिया गया है इंग्लैंड की चेल्सी क्लब को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021, जो कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार का वितरण न्यूयॉर्क में नवंबर 2021 को किया गया। ये वार्षिक पुरस्कार मूलतः अमेरिका से बाहर निर्मित एवं प्रसारित टीवी कार्यक्रम में उत्कृष्टता के लिए ही प्रदान किए जाते हैं, और ये पुरस्कार 11 विभिन्न श्रेणियों में दिए गए हैं। जिसमें पहला आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो कि है डेविड टेनेट। ठीक है, डेविड टेनेट जो है वो ब्रिटिश सीरियल देश की भूमिका के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जिसका दिया गया है हेली स्कार्पस को, जो कि ब्रिटिश सीरियल एडल्ट मटेरियल की भूमिका के लिए दिया गया है। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज, उसमें दिया गया है ये तेहरान को, तेहरान इजराइल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज, तो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज है कॉल माई एजेंट सीजन 4। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज कॉल माई एजेंट सीजन 4, और ये फ्रांस का है। उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री दिया गया है होज फ्रोजन अ क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस, इसके ये थाईलैंड का है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शांति, निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021। 19 नवंबर 2021 को इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसास्टमेंट एवं डेवलपमेंट कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था है, जिसका नाम है प्रथम। ठीक है, प्रथम नाम का संस्था है, उसे दिया गया है, जिसकी पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे निधन की ओर, जिसमें पहला है सन्नत तांती, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता असमी कवि सन्नत तांती का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है मनु भंडारी, ये प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं मनु भंडारी, जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर है बाबा साहेब पुरंदर, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार थे। बाबा साहब पुरंदर, पूरा नाम इनका बलवंत मोरेश्वर पुरंदर था, जो कि 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं पुस्तक की ओर, यानी बुक्स। तो पहला है इसमें
सनराइज ओवर अयोध्या, इसके लेखक है सलमान खुर्शीद। फिर नेक्स्ट है द नट गेम्स, कर्स, पैराबल्स फॉर द प्लैनेट इन क्राइसिस, तो इसके लेखक है अमिताभ घोष। फिर नेक्स्ट है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी, द एसेंशियल, इसके लेखक हैं शशि थरूर। नेक्स्ट है कि दिस लाइफ एट प्ले मेमोयर्स, इसके लेखक हैं गिरीश कर्नाड। फिर नेक्स्ट है नेहरू, द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसके लेखक हैं त्रिपुरदमन सिंह एवं अदिल हुसैन। फिर नेक्स्ट है कि होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, इसके लेखक हैं अमर्त्य सेन। फिर नेक्स्ट है लाल सलाम, इसके लेखक है स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट है द क्रिसमस पिग, जेके रोलिंग है इसके लेखक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग विविध की ओर, जिसमें पहला है भारत और फ्रांस की सेनाओं का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति 2021। ये 15 से 26 नवंबर को एक्स शक्ति सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण फ्रांस ने फ्रिजस में संपन्न हुआ, फ्रांस के फ्रिजस में संपन्न हो गया है। और ये अभ्यास जो है 2-2 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत व फ्रांस में बारी बारी से आयोजित की जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि मालदीव, भारत और मालदीव और श्रीलंका, ये 3 कंट्री है, इसका त्रिपक्षीय द्विवार्षिक अभ्यास हुआ दोस्ती। ठीक है। 20 से 24 नवंबर को द्विवार्षिक त्रिपक्षीय सैनिक नौसैनिक अभ्यास है दोस्ती, उसका 15वां संस्करण मालदीव के तट पर संपन्न हुआ। ठीक है। दोस्ती का 15वां संस्करण देखा जाए तो इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर के परिचालन क्षमता में वृद्धि करना और तीनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग में वृद्धि करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है भारत की तीनों सेनाओं का दक्षिण शक्ति अभ्यास। ठीक है। ये 20 से 27 नवंबर को भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा गुजरात व राजस्थान में सीमा से सटे क्षेत्रों में एक सप्ताह का यह संयुक्त अभ्यास था, वायुसेना व नौसेना के सहयोग से संपन्न हुआ। गुजरात के कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के थार मरुस्थल तक अपनी क्षमताओं को परखने के लिए, ताकि युद्ध के समय दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ये अभ्यास संपन्न हुआ। फिर अगला है आपको भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021। ठीक है। ये 4 कंट्री है। ठीक है, 4 क्वाड कंट्री। अब देखा जाए तो 21 से 24 नवंबर को ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है मालाबार 2021, इसका पहला चरण अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में गुआम के तट पर संपन्न हुआ। 21 से 24 नवंबर को हुआ था अमेरिका की मेजबानी में, अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में गुआम के तट पर। और फिर हुआ 12 से 15 अक्टूबर को दूसरा चरण अमेरिकी नौसेना के ही मेजबानी में हुआ ये भी। ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग खेल कूद की ओर, जिसमें पहला है इंदिरा मैराथन 2021। तो देखिए ये नवंबर में हुआ है, 19 नवंबर को 36वां अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन, जिसमें पुरुषों में प्रथम 3 स्थान जो है उसमें देखा जाए तो तीनों स्थान रहा सेना का। सेना के पहले हैं वेलियप्पा एबी, कर्नाटका के हैं, इन्होंने 2 घंटा 20 मिनट और 53 सेकंड समय लिया। फिर नेक्स्ट है अनिल कुमार सिंह, जो कि प्रयागराज के हैं, 2 घंटा 22 मिनट 8 सेकंड में। फिर नेक्स्ट है हवलदार हेतराम, यह है हिमाचल के, और ये समय लिया है 2 घंटा 23 मिनट 12 सेकंड। उसी तरह महिला वर्ग का प्रथम 3 स्थान देखा जाए तो है निर्मा बेन, गुजरात के हैं, 2 घंटा 50 मिनट 41 सेकंड। फिर नेक्स्ट है आरती पटेल, आरती पटेल जो है वो महाराष्ट्र के हैं, 2 घंटा 55 मिनट 29 सेकंड। फिर नेक्स्ट है तमसी सिंह, तमसी सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्होंने समय लिया 2 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर से फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन 2021 26 से 31 अक्टूबर को पेरिस में संपन्न हुआ है। एकल पुरस्कार विजेता रहे थे कांता सुनियामा, जो कि जापान के हैं। फिर उप विजेता है चाओ तिएन सेन, जो कि चीनी ताइपे के हैं। फिर महिला एकल में देखा जाए तो विजेता है अकाने यामागुची, जो कि जापान के हैं, अकाने यामागुची। और उप विजेता रहे जापान के ही सियाका ताकाहाशी। ठीक है। फिर थॉमस कप और उबेर कप देखा जाए 2024 में जो बैडमिंटन के हैं, तो वह 31वां पुरुष का जो थॉमस कप है
उसमें 28वां महिलाओं का उबेर कप का आयोजन हुआ, जिसमें डेनमार्क के आरहास अक्टूबर में संपन्न हुआ। डेनमार्क के आरहास में हुआ था संपन्न, ठीक है। और जो थॉमस कप विजेता है वो इंडोनेशिया के हैं, 14वीं बार विजेता रहे, और उप विजेता रहे चीन के, ठीक है। थॉमस कप जो होता है वो पुरुषों के लिए होता है, और उबेर कप जो है वो महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। तो थॉमस कप के विजेता रहे इंडोनेशिया में 14वीं बार, और उप विजेता चीन। फिर उबेर कप जो विजेता रहे वो चीन है, और उप विजेता जापान है। ये टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो 2-2 वर्ष के अंतराल में होता है, ठीक है। अगला आयोजन होगा अब 2022 में होगा, और ये थाईलैंड के बैंकॉक में होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको 17वां सुधीरमन कप 2021 बैडमिंटन का है। सितंबर अक्टूबर 2021 में बैडमिंटन का मिश्रित विश्व टीम चैंपियनशिप का यह टूर्नामेंट का आयोजन होगा, और ये फिनलैंड के वांता में संपन्न हुआ, ठीक है। फिनलैंड के वांता में हुआ है मतलब मिश्रित विश्व टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन का। और इसमें देखा जाए तो विजेता है चीन सर्वाधिक 12 बार, उप विजेता जापान, और भारत का स्थान जो है वो 12वां रहा। 18वां आयोजन होगा अब 2023 में, और इसमें चीन में होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट शतरंज के ग्रैंड मास्टर देखिए, तो भारत के 71वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि 18 वर्षीय नागपुर के हैं, इनका नाम है संकल्प गुप्ता। और भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, 20 वर्षीय कलकत्ता के हैं, मित्राव गुहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021, 1 से 5 दिसंबर को हुआ, इंडोनेशिया में बाली में संपन्न। वर्ल्ड टूर फाइनल्स जो है वो 1 से 5 दिसंबर को बाली इंडोनेशिया में हुआ। विजेता और उप विजेता अगर देखा जाए तो पुरुष एकल के जो विजेता हैं वो है विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, और उप विजेता है कुनलावुत वितिदर्शन थाईलैंड के। ये एकल है पुरुष एकल में। उसी तरह महिला एकल देखा जाए तो विजेता है आन सी योंग दक्षिण कोरिया के, उप विजेता है पीवी सिंधु भारत के, ठीक है। महिला कैटेगरी में पीवी सिंधु भारत के उप विजेता है। अब नेक्स्ट है पुरुष युगल। पुरुष युगल में विजेता है टाकुरो होकी और युगो कोबायाशी, दोनों जापान के, और उप विजेता है मार्कस फर्नाल्डी गिडियन और केविन सजाया सुकामुल्यो, जो कि इंडोनेशिया के। फिर महिला युगल में विजेता है किम सो योंग व कांग ही योंग, दक्षिण कोरिया के हैं दोनों, और उप विजेता है नामी मत्सुयामा और चिहारू सीरा, दोनों जापान के हैं। फिर मिश्रित युगल में विजेता जो है वो है डेचापोल पुआरनुकाहो और सेप्सिरी टेरातनाचाई, ये दोनों थाईलैंड के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22। तो ये नवंबर में 22 नवंबर को हुआ T20 क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला, और इसमें विजेता है तमिलनाडु, तीसरी बार रहा, उप विजेता कर्नाटका, और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन जो है वो तन्मय अग्रवाल ने बनाया था, 334 रन हैदराबाद की ओर से। और टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं चामा मिलिंद, जो कि हैदराबाद के ही हैं, और 18 विकेट इन्होंने लिया। मणिपुर के विदर्भ के गेंदबाज अक्षय कर्णेवर अपने 4 ओवर के कोटे में एक भी रन नहीं दिया, और ये इन्होंने इतिहास बना दिया। फिर नेक्स्ट है पदार्पण टेस्ट में शतक बनाने वाले भारत के 16वें बल्लेबाज। तो ये है नवंबर 2021 में कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट जो मैच हुआ था, उसमें क्रिकेट में पदार्पण मैच में शतक बनाने वाले भारत के 16वें बल्लेबाज बने हैं श्रेयस अय्यर, जो कि पहली पारी में 105 रन इन्होंने बनाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला 2021। तो ये नवंबर दिसंबर 2021 में न्यूजीलैंड की टीम 3 T20 मैच और 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलने के लिए भारत आए थे। T20 विजेता जो है वो भारत 3-0 से रहा। T20 श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, और टेस्ट श्रृंखला में एक मैच संपन्न हुआ, वो भी अनिर्णित रहा। अब देखा जाए सौरव गांगुली जो है वो आईसीसी समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आईसीसी के नए अध्यक्ष बने गए सौरव गांगुली को, और सौरव गांगुली ने अनिल कुंबले का स्थान लिया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है वीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो देखा जाए तो बीसीसीआई ने
पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को अब राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया है। एनसीए का प्रमुख नियुक्त किया गया है वीवीएस लक्ष्मण को, जो कि राहुल द्रविड़ का स्थान ले रहे हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ अब भारतीय टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज। तो ये 3 से 7 दिसंबर 2021 को खेले गए न्यूजीलैंड भारत मैच में न्यूजीलैंड ने इतिहास रचा। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं एजाज पटेल। उन्होंने 47.5 ओवर में 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बन गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको पेरिस मास्टर्स टेनिस 2021। तो ये 1 से 7 नवंबर को पेरिस में संपन्न हो गया है, जिसमें एकल खिताब विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। रिकॉर्ड इन्होंने 6ठा बार पेरिस मास्टर्स जीता है। और उप विजेता रहे डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के हैं। अब मूव करेंगे हम लोग राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की ओर। ठीक है, तो 13 नवंबर तक हुआ है, 11 से 13 नवंबर तक। ये 66वां राष्ट्रीय सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप था, जो कि गोंडा में, मतलब उत्तर प्रदेश के गोंडा में संपन्न हुआ। ग्रीको रोमन वर्ग और फ्री स्टाइल में भी पहले 3 स्थान जो है वो सेना, रेलवे और हरियाणा का है। महिलाओं की 24वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पहला 3 स्थान रहा हरियाणा, रेलवे और दिल्ली का। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है WTA फाइनल्स 2021। तो 10 से 17 नवंबर को विमेन टेनिस एसोसिएशन की वर्ष 2021 का अंतिम स्पर्धा का आयोजन हुआ है मेक्सिको के जापोपान में। ठीक है, जापोपान में हुआ है मेक्सिको के। और इसमें एकल के जो विजेता रहे हैं वो है गार्बिन मुगुरुजा, जो कि स्पेन के हैं। और उप विजेता है एनेट कोंटावेट, जो कि एस्टोनिया के हैं। युगल में भी आपको देखा जाए तो बारबोरा क्रेस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य के हैं दोनों, वो युगल में विजेता रहे। और उप विजेता जो है वो है एलिसे मर्टेंस, जो कि बेल्जियम की है। और हसीबा सुवी, ये चीनी ताइपे के हैं, ये उप विजेता रहे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में 3 फार्मूला 1 रेस का आयोजन हुआ है। एक है मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स, दूसरा ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स और तीसरा कतर ग्रैंड प्रिक्स। अब देखा जाए मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता रहे हैं वो मैक्स वर्स्टापन रहे हैं और उप विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन। लेकिन ब्राजील और कतर, इन दोनों में विजेता जो रहे हैं वो रहे हैं लुइस हैमिल्टन, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ठीक है, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ब्राजील और कतर ग्रैंड प्री में विजेता रहे हैं और दोनों में उप विजेता रहे मैक्स वर्स्टापन रेड बुल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरुषों का ATP टूर्स फाइनल 2021। इसमें नवंबर 2021 में इटली के ट्यूरिन में संपन्न हुआ है। विजेता है एकल में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, जर्मनी के। और उप विजेता है डेनियल मेदवेदेव, रूस के। विजेता में युगल में देखा जाए तो यह है पियरो ह्यूगिस हर्बर्ट और निकोलस माहुत, फ्रांसीसी हैं। और उप विजेता है जोस सिलिसबरी, ब्रिटेन के। और आर राम, जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। शेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर दबाना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो का PDF का लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आप हमारे वेबसाइट onlinestudycenter.in को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो का PDF अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।